नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 अब सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। लाखों छात्रों की मेहनत और सपनों के बीच पेपर लीक की खबर ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया से लेकर जांच एजेंसी तक हर जगह इसी मामले की चर्चा है और अब तक 45 से ज्यादा लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी, कई राज्यों में छापेमारी और बड़े गैंग के नाम सामने आने से मामला और भी ज्यादा अब गंभीर हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने बड़े परीक्षा सिस्टम में सेंध कैसे लगी और क्या छात्रों का भरोसा फिर से वापस आ पाएगा। एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है और ये फैसला केंद्रीय जांच एजेंसियों के मिलकर जानकारी के बाद आई है। एजेंसियों ने 3 मई को हुई परीक्षा को निष्पक्षता पर गंभीर चिंता जताई है। नीट यूजी 2026 में करीब 22 लाख छात्र शामिल हुए थे, जिससे यहां पर देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक बन गई थी। लेकिन पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी के संकेत मिलने के बाद से एजेंसी ने परीक्षा को जारी रखना सही नहीं समझा। वहीं यूजी 2026 का पेपर लीक होने के बाद से इसे रद्द कर दिया गया है। बता दें कि बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह के खिलवाड़ के बाद से देश भर में बवाल शुरू हो गया है। एसओजी इस पेपर लीक नहीं मान रही है, लेकिन माना जा रहा है कि वायरल गैस पेपर में 125 सवाल हूबहू मेन एग्जाम में आए थे। विरोध के बाद से इसके जांच की जिम्मा जो है सीबीआई को सौंप दिया गया है। वहीं विपक्षी पार्टी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। नीट 2026 की परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने सरकार पर कड़ा हमला बोला है और इसे भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था का नतीजा बताया है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी मां ने गहने बेचे और लाखों बच्चों ने रातों रात भर जागकर पढ़ाई की और बदले में मिला पेपर लीक। सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक को युवाओं के भविष्य के साथ अपराध बताया है। उन्होंने आगे लिखा कि ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं और अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे। अगर अपनी तकदीर परिश्रम से नहीं, पैसे और पहुंच से तय होती तो फिर शिक्षा का मतलब क्या रह जाएगा। प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। बता दें कि परीक्षा लीक को लेकर मामले में केंद्र सरकार को लगातार विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया है। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार ने छात्रों के भविष्य पर दांव लगाया है। ऐसे में नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर तंज कसा है और इसके साथ ही नई परीक्षा को लेकर अब हंगामा दिख रहा है। छात्र जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। 2023 में जब नीट परीक्षा पहली बार आयोजित हुई थी तब इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास थी और बाद में साल 2019 में इस परीक्षा का संचालन जो है एनटीए को सौंप दिया गया था। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि राहुल गांधी जो हैं लगातार ट्वीट करके केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और ऐसे में पेपर लीक को बताया भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था का नतीजा। बड़ी जानकारी दे दें कि नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद से देश भर के लाखों छात्रों में गहरी निराशा है। पेपर लीक के आरोपों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी है और फिर
दोबारा से पेपर कराने का फैसला लिया है। ऐसे में राहुल गांधी लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ चर्चा के लिए विक्रम सेठी जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वो देख रहे हैं। पेपर लीक का मामला एक बार फिर से आया और पेपर लीक के बाद से अब परीक्षा जो है उसे रद्द करा दी गई है। विक्रम सेठी जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप? मैं इस तरीके से देख रहा हूँ मैम कि जब सरकार पेपर को ही नहीं बचा पा रही, पेपर लीक होने को नहीं बचा पा रही, तो वो देश को कैसे बचाएगी? बिल्कुल। ऐसे में लाखों छात्रों का भविष्य जो है, अब 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने पेपर दिया था और अब फिर उन्हें दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। कितना मानसिक दबाव उन पर होगा सेठी जी? देखिए, ये तो मुझे कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे कि सरकार के ऊपर बड़े बड़े उद्योगपतियों जिनसे ये फंडिंग लेती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों से फंडिंग लेती है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ ऐसा कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो इनको फंडिंग करते हैं सरकार को, उनका लगता है कोई ऐसा दबाव होता है जिस कारण ये ऐसी घटनाएं देश में होती हैं। क्योंकि ये हर साल देखा जाता है, पेपर लीक होता है और जो बेचारे बच्चे मेहनत करते हैं पढ़ाई के अंदर, सालों साल मेहनत करते हैं, उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। बिल्कुल। और ऐसे में सेठी जी, राहुल गांधी जो है लगातार वो बीजेपी और केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से छात्रों के साथ जो है वो बेहद ही शर्मनाक घटना हुई है। जी, राहुल गांधी तमाम तरह के कटाक्ष कर रहे हैं। जी जी जी, राहुल जी तो हमेशा से युवाओं के साथ खड़े हैं और युवाओं के लिए उन्होंने हमेशा ही ये सोचा है कि युवा हमेशा तरक्की करे, क्योंकि युवा बढ़ेगा तो हमारा देश तरक्की बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। ऐसे में सेठी जी, अगर बच्चे जो हैं वो दोबारा पेपर देंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि फिर ये पेपर लीक नहीं होगा और फिर इसको रद्द नहीं किया जाएगा? इसकी भी तो गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है मैम। ये हर बार आप सोचिए, मैंने तभी तो आपको बोला कि आज हमारा जब युवा सुरक्षित नहीं है, हमारे पेपर सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल। हर साल ये देखा जाता है कि ये पेपर लीक हो। और ये देखिए, ये तब होता है जब केंद्र में सरकार है, उनकी राज्य में सरकार है, सब जगह उनकी सरकार है केंद्र की। भारतीय जनता पार्टी की चाहे आप देखिए, ये राजस्थान में ये घटना हुई तो वहां भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, तब भी घटना हो रही है। बिल्कुल। ऐसे में छात्रों पर तो ये ज्यादा दबाव पड़ गया है विक्रम जी। जी बिल्कुल, छात्रों के ऊपर आप सोचिए कि इसमें कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार भी पेपर दिया था मगर वो नहीं कर पाए थे, तो इस साल कर रहे हैं वो। और कई ऐसे भी बच्चे जिन्होंने उससे भी पिछले साल भरा था, इस बार तीसरी बार कर रहे हैं, कोई दूसरी बार कर रहा है, बिल्कुल। कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली बार। और सोचिए, एक साल तक बच्चे जिसकी पढ़ाई करते हैं और उनके साथ 22 लाख से ज्यादा आपने बताया, बिल्कुल। तो उन बच्चों के ऊपर क्या बीतती होगी? पेपर लीक करना और पेपरों को ऐसे लीक करके भेजना, बिना जो सरकार सत्ता में होती है उनके संरक्षण के बगैर वो कार्य हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है विक्रम जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द कराने के फैसले पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे सरकार की नाकामी बताया है। परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द किए जाने पर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। ऐसे 4 बार हो चुका है और इसका सीधा मतलब है कि इसमें मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण है। और इस देश में क्या हो रहा है, जो लोग एक परीक्षा ठीक से नहीं करा सकते वो सरकार क्या चलाएंगे? ये पूरी तरह से मिली भगत का मामला है। मेरी संवेदनाएं परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये सरकार सिर्फ आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल उनके साथ खड़े रहेंगे। उन लाखों बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अपनी तरफ से पूरी संवेदना देना चाहता हूं जो इस परीक्षा के रद्द होने से प्रभावित हुए हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में आईआईटी का पेपर दिया था पहले, फिर सिविल सर्विसेज का पेपर दिया था। मैं जानता हूं कि किस तरह से कठोर तपस्या करनी पड़ती है। हमारा एक छोटा सा घर होता था वहां पे हिसार में, ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवा लिया था। 24 घंटे उस कमरे में बैठा मैं तैयारी करता रहता था। फॉर्चुनेटली उन दिनों में पेपर लीक नहीं हुआ करते थे।
इतना गरीब परिवार होते हैं, वो गरीब परिवार, कोचिंग इतनी महंगी है, कोचिंग करने के लिए कई लोग दिल्ली आके रुकते हैं, दिल्ली में किराए की जगह लेते हैं बच्चे, अपने माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप अपनी सोना गिरवी रख देते हैं, जमीन बेच देते हैं बच्चे को कोचिंग कराने के लिए, और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ, मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था, और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं, जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया, सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं, सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो। और वो कर रहे हैं, पेपर लीक पे लीक पे। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? वहीं हेमंता विश्व शर्मा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं। असम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य ने गुवाहाटी के खानापार कॉलेज ग्राउंड में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंता के अलावा 4 विधायक बीजेपी के रामेश्वर तेली, अंजिता और एजीपी अतुल बोरा और बीपीएफ के चरण बोरा ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें से 2 बीजेपी और 2 सहयोगी दलों से हैं। शपथ कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी एनडीए शासित राज्यों के सीएम और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। हेमंता का पूरा परिवार भी कार्यक्रम में मौजूद रहा। असम में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। बतौर मुख्यमंत्री हेमंता का ये दूसरा कार्यकाल होगा। जिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है उनमें नोआर बोरा और साथी बोरे सरम की पहली कैबिनेट के सदस्य थे, जबकि तेली, जो पहली केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्य की राजनीति में वापस लौटे हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच सर्वदलीय बैठक बुलाए। साथ ही इस गंभीर विषय पर वो अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से सलाह ले, ताकि संघर्ष का भारत पर क्या असर पड़ेगा इसकी समीक्षा हो पाए। शरद पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया घोषणाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालातों के बीच प्रधानमंत्री द्वारा किए गए ऐलान देश की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर डाल सकते हैं। इससे आम लोग, उद्योग जगत और निवेशकों के बीच असहजता का माहौल बना है। शरद पवार ने कहा कि पश्चिम एशिया में अस्थिरता और युद्ध जैसे हालातों के बीच प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले कुछ घोषणाएं की। इनका देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है और इस अचानक हुए ऐलान से आम नागरिकों, उद्योग, व्यापार क्षेत्र और निवेशकों में चिंता का माहौल पैदा हुआ है। ये स्थिति निश्चित रूप से गंभीर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री टीवी के प्रमुख विजय के निजी ज्योतिष रिकी राधन पंडित ने राज्य सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तमिलनाडु सरकार ने उन्हें मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी के पद पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति से जुड़ी शर्तें और नियम बाद में अलग से जारी किए जाएंगे। सरकारी आदेश में कहा गया है कि थिरु रिकी राधन पंडित जो है वेंट्रीवेल की मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी के रूप में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से नियुक्त किया जाता है। आदेश में आगे कहा गया है कि नियुक्ति के संबंध में नियम और शर्त अलग से जारी की जाएगी। बता दें कि राधन पंडित जो है वो ज्योतिषी हैं और उनके पहले ही विजय और उनकी पार्टी टीवीके की जीत की भविष्यवाणी की थी। चुनावी जीत के बाद से उन्हें तमिलनाडु सरकार में अहम पद दिया गया है। राज्य की राजनीति में कई बड़े नेताओं से उन्होंने करीबी संबंध और महत्वपूर्ण फैसलों पर उनके प्रभाव को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रहती है। तमिलनाडु में टीवीके विधायक सीडी प्रभाकर को सर्वसम्मति से राज्य विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के लिए सदन की बैठक बुलाई गई, जिसमें कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष एम.वी. करुपैया ने कहा कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय द्वारा
प्रभाकर के नाम का प्रस्ताव रखा गया है और एकमात्र नामांकन प्राप्त होने पर उन्हें सर्वसम्मति से निर्विरोध चुन लिया गया है। इसके साथ ही चुनाव के बाद से कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल के समाप्त होने की घोषणा की है। उन्होंने सदन के नेता KS संगत्यान और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के सदन की परंपरा के अनुसार नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्षों को उनकी कुर्सी तक ले जाने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि आज से प्रभाकर सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे और इसके बाद से उदयनिधि ने प्रभाकर को बधाई दी और उन्हें सदन के मध्य स्थित उन्हें कुर्सी तक ले जाया गया, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य कुर्सी के दोनों ओर आमने सामने बैठे हैं। दिल्ली सरकार ई रिक्शा चालकों के लिए नई पॉलिसी लेकर आई है और इस पॉलिसी का मकसद जो है सिस्टम को ठीक करना और सही लोगों तक फायदा पहुंचाना है। सरकार 15 मई को ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू करेगी और इसके बाद ई रिक्शे से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे और इस नई पॉलिसी को लाने का उद्देश्य सड़कों पर मनमाने ढंग से चल रहे ई रिक्शा को कानून के दायरे में लाना है। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने साफ कहा है कि अब एक आधार कार्ड और एक ड्राइविंग लाइसेंस पर सिर्फ एक ही ई रिक्शा रजिस्टर हो सकेगा। इसका मतलब है कि अब कोई भी व्यक्ति कई रिक्शा अपने नाम नहीं करा पाएगा। सरकार का कहना है कि इसका गलत तरीके से फायदा उठाने वालों पर रोक लगेगी और जो व्यक्ति खुद रिक्शा चलाता है उसी को सीधा लाभ मिलेगा। नई पॉलिसी के तहत अब सामूहिक यानी कि ग्रुप में ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया गया है और पहले कई जगहों पर एक ही नाम से कई रिक्शे रजिस्टर कराए जाते थे। इसका मतलब अलग अलग लोग करते हैं। इससे असली चालकों को फायदा नहीं मिल पाता है और अब ये व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। सरकार का कहना है कि दिल्ली में हजारों ई रिक्शा चलते हैं और ये आम लोगों के लिए सस्ता और आसान सफर का साधन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में महोबा से समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी के नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत पर सपा सांसद के खिलाफ थाना महोबा कोतवाली में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद से प्रदेश की सियासी माहौल जो है वो गर्म हो गया है। सपा सांसद के खिलाफ महोबा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 132 और साथ ही 152 और के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सपा सांसद द्वारा पीएम मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद से ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को ही महोबा में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर कोतवाली थाना का घेराव किया था और कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2 आतंकी सहयोगियों को हथियारों और आपत्तिजनक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया। संबंधित सूत्रों के अनुसार पुलिस को शहर के इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों की विशेष सूचना मिली थी और इस आधार पर पुलिस ने इलाके में नाका लगाया था और इसी दौरान एक काले रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक वहां पहुंचे। पुलिस पार्टी द्वारा रुकने का संकेत किए जाने पर उन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन सतर्क जवानों ने उन्हें मौके पर ही धर दबोचा। तलाशी के दौरान इन दोनों के पास से घातक हथियार और लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित सामग्री बरामद हुई है, जिनमें से पिस्तौल और 21 कारतूस, 10 आपत्तिजनक पोस्टर और 2 मोबाइल फोन शामिल हैं। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते आज दिल्ली में गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिन के दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही गरज बिजली और तेज हवाएं चलेंगी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के करीब हो सकता है। सोमवार को दिल्ली में पिछले कुछ हफ्तों की भीषण गर्मी के मुकाबले मौसम अपेक्षा के अनुसार सुहाना रहेगा। राजधानी के अधिकतम मौसम केंद्र सफदरगंज में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पालम, लोधी रोड और साथ ही आया नगर सहित कई अन्य मौसम स्टेशनों में ने भी अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज करा है। ऐसे में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 13 मई को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। वहीं इस हफ्ते के अंत तक तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। 17 मई तक आसमान साफ रहने की स्थिति में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में सुरक्षा बलों ने उग्रवादी संगठनों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाते हुए 3 अलग अलग जिलों से 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी पुलिस ने मंगलवार को दी। पुलिस के एक बयान के अनुसार बता दें कि 4 सदस्यों को इम्फाल पूर्वी जिले के
लामालई थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। बयान में कहा गया है कि उग्रवादियों ने प्रतिवादी संगठन में भर्ती करने के लिए 3 युवकों को कथित तौर पर बंधक बना लिया था, जिसे उन्हें मुक्त करा लिया गया है। और पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित जोगम लिबरेशन फ्रंट के एक कार्यकर्ता को भी जिले के गेलजांग गांव के पास से उनके आवास से गिरफ्तार किया। प्रतिबंधित केसीपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता को जिले के झेरनबंद से पकड़ लिया गया है। मणिपुर से खबर है, जहां पर बंधक बनाए गए फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और सुरक्षा बलों ने 6 उग्रवादियों को धर दबोचा है। बंधक बनाए गए 3 युवकों को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें आजाद कराया है। मणिपुर में 6 उग्रवादी फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। सुरक्षा बलों ने 6 खबरों में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली के फतेहपुर स्थित श्री सिद्धि शक्तिपीठ शनि धाम में इस बार शनि जयंती और भव्य श्री शनि महोत्सव का दिव्य आयोजन होने जा रहा है। छतरपुर दिल्ली मेट्रो स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर दूर आयोजित होने वाले इस विशेष धार्मिक महोत्सव में देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इस भव्य आयोजन का नेतृत्व परम पूज्य श्री दाती महाराज जी करेंगे। शनि जयंती के पावन अवसर पर श्री दाती जी महाराज द्वारा श्री शनि चालीसा, महायज्ञ और महाआरती और श्री शनि महाहवन का आयोजन किया जाएगा। आयोजन 15 मई 2026 को श्री शनि तीर्थ क्षेत्र और असोल, फतेहपुर बेरी और छतरपुर नई दिल्ली में संपन्न होगा। आयोजकों के अनुसार ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि साधना, शक्ति और संकल्प का दिव्य संगम होगा। श्री दाती महाराज जी की ओर से साधना और परंपरा से प्रेरित इस हवन में मंत्रों का उच्चारण होगा, साधना की शक्ति होगी और भक्तों के कल्याण का विशेष संकल्प होगा। साथ ही पोस्टर में बताया गया है कि शनि कृपा से जीवन के कष्ट दूर होंगे और सुख, शांति, समृद्धि और मानसिक संतुलन की प्राप्ति होगी। साथ ही कर्म बाधा से मुक्ति, व्यापार, नौकरी में सफलता और परिवार में खुशहाली का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। श्रद्धालु इस महोत्सव में व्हाट्सएप और साथ ही यूट्यूब लाइव माध्यम से भी जुड़ पाएंगे। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में भीड़ भाड़ वाले बाजार में हुए भीषण आत्मघाती बम विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया है। अफगानिस्तान सीमा से सटे इस संवेदनशील क्षेत्र में हमले में कम से कम 9 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 35 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। लगातार बढ़ती आतंकी घटनाओं के बीच इस हमले ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस के अनुसार भीड़भाड़ वाले बाजार में व्यस्त समय के दौरान विस्फोटकों से लदे एक लोडर रिक्शे में विस्फोट हो गया। विस्फोट के तुरंत बाद बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे और मृतकों और घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों की माने तो कई घायलों को हालत जो है वो बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। धमाके के बाद से पुलिस और बम निरोधक दस्ता के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और जिसके बाद से जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।